अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अपना ये लेसन्स ख़त्म करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो खैर अभी की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर लिया था, लाइसोसोम्स कर लिए थे और आज हम लोग पेरोक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम्स होते क्या हैं? ठीक है, पर ऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स, ठीक है, नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है। पेरोक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम बेसिकली इकट्ठा इनको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो बॉडीज। दीज आर सिमिलर टू लाइसोसोम्स। ठीक है, इसी वजह से उसके बाद हम लोग इनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लाइसोसोम से सिमिलर इस सेंस में है कि इनकी भी सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेसिकल की फॉर्म में होते हैं। दे कंटेन एंजाइम्स। अच्छा, इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जिस तरह से लाइसोसोम्स में होते हैं, वेसिकल की फॉर्म में होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। लेकिन इनके एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम से डिफरेंट होते हैं। दे ओरिजिनेट, ठीक है, और इसके अलावा ये जो है ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बट दे आर स्मॉलर देन लाइसोसोम्स। ठीक है, बस इनकी एक डिफरेंस ये याद रखें कि ये स्मॉलर हैं लाइसोसोम से और इनके जो एंजाइम्स हैं इनके अंदर वो डिफरेंट है। पेरोक्सीसोम्स जो है 1965 में जब इंडिया के साथ हमारी जंग भी हुई थी। ठीक है, जो कि हम यौम दिफा 6 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो पेरोक्सीसोम और पेरोक्सीसोम उसी साल डिस्कवर हुए थे जब हम लोगों की जंग हुई थी। तो जंग में ना पड़े रहें बल्कि डिस्कवर करें चीज़ें। और डिस्कवर ये कहाँ पे हुए थे? लिवर सेल्स में डिस्कवर हुए थे। पेरोक्सीसोम्स आर अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, अगर हम इसकी डायमीटर देखें तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है। पेरोक्सीसोम्स कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर जो हम लोगों ने पहले देखा था कि इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, तो अब उन एंजाइम्स के नाम हैं पेरोक्सीडेसिस, कैटालिसिस और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस। ठीक है, अगर आप लोग इसको वैसे प्रिपेयर कर रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। पेरोक्सीडेसिस, कैटालिसिस और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस जो है वो बेसिकली इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हैं। ठीक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आनी चाहिए। उसके बाद दे आर ऑल्सो abundant in liver cells where they are specifically involved in formation and decomposition of hydrogen peroxide। ठीक है, तो बेसिकली लिवर की सेल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन के अंदर जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं। तो H2O2 इज कंसिडर्ड टॉक्सिक। ठीक है, तो इसको फिर डीकम्पोज किया जाता है फर्दर किसकी मदद से? इसलिए इनको पेरोक्सीसोम्स का नाम दिया गया क्योंकि ये H2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करते हैं। तो पर ऑक्सीसोम्स हैं। दे आर मेनली कंसर्न विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इसके अलावा अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, हमें पता है ना लिवर के अंदर अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन और इस तरह की सब चीज़ों की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, तो उसके अंदर ये पर ऑक्सीडेसिस बेसिकली हम अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, in this activity, alcohol is oxidized into hydrogen peroxide with the help of peroxidase enzyme। ठीक है, अल्कोहल की जो उसको डीकम्पोज करना है, तो अल्कोहल को बेसिकली हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इसको फर्दर जो है इसको फर्दर डीकम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इटसेल्फ इज टॉक्सिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने देखा कि अल्कोहल बेसिकली जो है अल्कोहल वो कन्वर्ट की हम लोगों ने H2O2 में। ठीक है, H2O2 में, और अब फर्दर H2O2 को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इमीडिएटली वाटर के अंदर। ठीक है, H2O, और ये कौन कन्वर्ट करेगा H2O में? अल्कोहल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिर H2O में कन्वर्ट करेगा एक एंजाइम, इसका नाम है कैटालेस। ठीक है, इन प्लांट सेल्स पेरोक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन का जब आप लोग फंक्शन पढ़ेंगे अलग से, तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि पेरोक्सीसोम्स की इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगी। ठीक है, स्टेप ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन पेरोक्सीसोम, जिसके अंदर ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज के जरिए से। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन एंजाइम पेरोक्सीडेज, कैटालेस और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस का फंक्शन भी देख लिया।
तीन एंजाइम्स जो हमने पढ़े थे उनका फंक्शन भी देख लिया। अब ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सिसोम्स बेसिकली found in seedling stage in oil seed plants. These organelles have a number of enzymes specific for plant lipid metabolism. That are not found in animal cells. The germinating seedlings convert stored fatty acids to carbohydrates. ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिसोम्स बेसिकली हमारे ऑयल सीड प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे एनिमल्स वगैरह में ये ग्लाइऑक्सिसोम्स नहीं प्रेजेंट होते। ये ऑर्गेनेलीज जो हैं इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिक होते हैं प्लांट के लिपिड को मेटाबोलाइज करने के लिए। ठीक है, द जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स कन्वर्ट स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा अब क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म है तो उसके अंदर इस तरह के मेटाबॉलिज्म हमें नजर आएंगे जिसके अंदर फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे और इसमें मेटाबॉलिक पाथवेज जो यूज होंगी वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जरिए से फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया गया है। एंजाइम्स ऑफ विच आर लोकेटेड इन ग्लाइऑक्सिसोम्स, और इसके एंजाइम्स जो है वो सारे ग्लाइऑक्सिसोम्स में, और हमें एंजाइम्स का उसने अलग से नाम नहीं बताया। तो यही हम लोग ने आज पढ़ना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब हमें छुट्टी दें। ओके, सो जो नेक्स्ट चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल आर लार्ज वेसिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली ये भी वेसिकल्स हैं। लाइसोसोम्स भी वेसिकल थे, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम भी वेसिकल थे, तो वैक्यूल्स भी वेसिकल्स हैं। और ये ओरिजिनेट किधर से कर रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेशन हो रही है इनकी। ठीक है, वैक्यूल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पर इसके दो फंक्शन लिखे हैं कि एक तो फूड के इनके अंदर स्टोर हो जाता है और ये उसके वैक्यूल बन जाते हैं। फॉर्म बाय फैगोसाइटोसिस हैव ऑलरेडी, जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हम लोगों ने मेंशन किया था कि कैसे वो फैगोसाइटोसिस होता है और उसके बाद फिर लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करता है। मेनी फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसके अलावा वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं जिनके अंदर pump excess water out of the cell thereby maintaining a suitable concentration of ions। ठीक है, जिसके अंदर वाटर फिल कर जाता है और उसको हम लोग फिर टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं। In young plant, many small vacuoles are present which can hold reserves of important organic compounds. These vacuoles may help in protection of plants अगेंस्ट हर्बीवोर्स। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि शायद जहरीले होते हैं, पॉइजनस और अनप्लेजेंट होते हैं एनिमल्स के लिए, इसलिए वो उनको खाते नहीं है। ठीक है, तो वो इनकी प्रोटेक्शन का सबब बनते हैं। इसके अलावा मेच्योर प्लांट सेल्स जनरली कंटेन लार्ज central vacuole develops coalescence to smaller vacuoles. The solution inside the central vacuole is called cell sap। ठीक है, और प्लांट के सेल का जो मेन रिजर्वोयर इनऑर्गेनिक आयन, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर है। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बता दिया है हमें कि बेसिकली जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल प्लेज अ मेजर रोल इन द मैकेनिक्स एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि इसके अंदर इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो स्टोर हो जाएंगी। वाटर स्टोर हो जाएगा तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनेगा, और फूड स्टोर होगा तो फूड वैक्यूल बनेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्यूल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Okay, so today we are going to learn about plastids. Plastids में क्या होता है? Plastids are found in plants and algal cells, and that they are necessary for your essential for your life processes, जैसे कि photosynthesis हो गया, food storage हो गया, इस तरह की processes के लिए plastids बहुत important होते हैं। On basis of presence and absence of pigments, कि किस तरह के उसके अंदर pigments present हैं या नहीं है, उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उनको हम लोगों ने इस तरह कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो इन कैटेगरीज का ज़रा मुआयना करते हैं। प्रोप्लास्टिड पहली कैटेगरी उसने बताई है। यंग और इमैच्योर डेवलपिंग प्लास्टिड जो है उसको हमने क्या बोला? यंग, इमेच्योर और डेवलपिंग प्लास्टिड को हमने प्रोप्लास्टिड बोल दिया।
ठीक है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनाली है, ये डिवाइड और रीडिवाइड करेगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट सेल टाइप्स को डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर्स कि किस में ये पाया जाता है, इंटरसेलुलर फैक्टर्स के ऊपर, इसकी लाइट एक्सपोजर के ऊपर ये ल्यूकोप्लास्ट में डेवलप कर जाएगा, ठीक है, जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, और क्लोरोप्लास्ट में डेवलप कर जाएगा जो कि ग्रीन प्लास्टिड है, ठीक है। तो प्रोप्लास्टिड फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म जो है ये ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी इटियोप्लास्ट की नजर आ रही है। ये एक ऐसा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है, जो जब इसको लाइट का एक्सपोजर मिलेगा तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या है, ल्यूकोप्लास्ट पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे जो कि रूट की स्टेम और सीड्स में प्रेजेंट है। तो इनके अंदर बेसिकली स्टोरेज ऑर्गेनालीज होते हैं बेस्ड ऑन काइंड ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर, उनको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर तो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो उसको हम लोग अमाइलोप्लास्ट बोल देते हैं, अगर लिपिड्स को स्टोर कर रहा है तो एलियोप्लास्ट बोल देते हैं, प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो प्रोटीनोप्लास्ट बोल देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड कैटेगरी है, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी फिलहाल प्रोप्लास्टिड तो बेसिक यंग था ना और उसके अंदर से ये डेवलप हो रहे थे। अब जो याद करने वाली बात इसमें है कि बाकी जो कैटेगरीज प्लास्टिड्स की हैं उसमें तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर सिंथेसाइज और स्टोर करता है ये कलर्ड पिगमेंट्स को, ताकि प्यारे प्यारे आपके फूल के पेटल्स बहुत प्यारे लगे, फूल बहुत प्यारे लगे और उस पर इंसेक्ट्स आए और फिर पॉलिनेशन का इस तरह से इंसेक्ट्स जो है वो जरिया बने। उसके बाद आपके पास क्लोरोप्लास्ट थर्ड चीज है जो कि ग्रीन पार्ट है आपके प्लांट का, और दिस इज द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी जिंदगी के लिए, प्लांट की जिंदगी के लिए तो है ही है, हमारी जिंदगी के लिए भी। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसके अंदर इन्वेलप है, स्ट्रोमा है और थाइलाकॉइड है। Each chloroplast is bounded by smooth double membrane. The outer membrane, like mitochondria, contain porins. पोरेंस एक ऐसी प्रोटीन है जो अपने अंदर से चीजों को पास कराएगी, चार्ज पार्टिकल्स जो ऐसे पास नहीं हो सकते होंगे उनको पास कराएगी, एंड देयरफॉर फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होगी और इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। बिटवीन टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेसेस इज 25 to 75 एंगस्ट्रॉम वाइड, ठीक है। तो जो दोनों है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस वो इतनी लंबी चौड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज अगर हम देखते हैं इसकी, तो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है, द ग्राउंड मैस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ग्राउंड मैस जो वैसे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो स्ट्रोमा है। इट इज कलरलेस प्रोटीनिशियस सब्सटेंस, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हमने पहले देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए था, इसके अंदर भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होगा, 70s राइबोसोम्स होंगे और कुछ एंजाइम्स होंगे। और स्ट्रोमा कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल बेयरिंग डबल मेम्ब्रेन लैमेला दैट फॉर्म फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकॉइड, ठीक है। तो ये जो है ये आपका फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो थाइलाकॉइड है, ठीक है। तो वैसे जो फ्लूइड में जिस में प्रेजेंट होगा वो स्ट्रोमा होगा। अच्छा, अब ये जो काफी सारे थाइलाकॉइड की स्टैक बन रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रैनम, ठीक है। और ये जो स्टैक्स है ये सारी ग्रैनम है और इकट्ठे इनका प्लूरल होगा ग्राना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यही लिखा है कि फ्लैटन स्टैक्स जो है वो थाइलाकॉइड बनाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थाइलाकॉइड, स्मॉल थाइलाकॉइड और लार्ज थाइलाकॉइड। स्मॉल थाइलाकॉइड को ग्राना लैमेला कहते हैं, ठीक है। और उसका उसने बताया 25 to 50 थाइलाकॉइड्स मिलकर जो है एक ग्राना बनता है, ठीक है। और 40 to 60 ग्राना जो है वो हर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल थाइलाकॉइड जो है वो ये एक स्ट्रक्चर है, और ये पूरा अगर स्ट्रक्चर ले आएंगे जिसमें स्टैक बनी है पूरी, तो उसको हम लार्ज थाइलाकॉइड ग्रानम बोलेंगे, ठीक है। तो लार्ज थाइलाकॉइड ग्रानम और स्ट्रोमा लैमेला एक चीज है,
और स्मॉल थाइलाकॉइड जो है वो ग्राना लैमेला है, ग्राना लैमेला, और ये स्ट्रोमा लैमेला है, लार्ज थाइलाकॉइड है और ग्रैनम है, ठीक है। और इस तरह से ये जो इन्होंने थोड़ी सी स्टैक बना के दिखाई है, 25 to 50 थाइलाकॉइड्स एक ग्रैनम में होते हैं बेसिकली, और 40 to 60 पूरे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉलर थाइलाकॉइड्स, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि इन स्मॉलर थाइलाकॉइड के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, सॉरी वो नहीं मौजूद होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बस, लार्जर थाइलाकॉइड्स जो है वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से। और इस चीज़ को, ये जो कनेक्ट करिए, इसको हम इंटरग्राना बोलेंगे। मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इसकी कलरलेस होंगी क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट्स नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारी ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस की साइट है प्लांट में। द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। पहला फेज जो है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और फिर दूसरे फेज में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। दोनों पे हमारी वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, और उसमें हमने एड्रेस भी इन दोनों चीज़ों को ही किया हुआ है, और एनबीएफ की बुक से ही किया है, ठीक है। द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। द एंजाइम्स फॉर दिस एक्टिविटी आर फाउंड इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की जो वीडियोस हैं वो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जब हम, क्योंकि लाइन टू लाइन स्टडी वाला ये हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, तो इसकी ऑफ कोर्स जो है लाइन टू लाइन वाली सीरीज़ भी आएगी, और वैसे कॉन्सेप्चुअल अगर आप लोगों ने देखना है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल सिर्फ स्टडी करना है या लाइन टू लाइन स्टडी करना है, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए और ये भी हो जाए कि हम लोगों ने बुक रीडिंग कर ली है, ठीक है। तो प्लीज़ आई नीड योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है वो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं सेल का, वो है एनिमल सेल के अंदर सबसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अडल्ट प्लांट सेल में थोड़ा साइड पे चला जाता है क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। टिपिकल यूकेरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियर अलाई होगा और क्रोमेटिन होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको अलग अलग से स्टडी कर लेते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या चीज़ है? सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, क्योंकि हमें पता है ये एक सेल है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इस वजह से उसकी भी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। Double membrane covering which makes boundary of nucleus. Both membranes of nuclear envelope are separated by perinuclear space, ठीक है। और इसके दरमियान में जो स्पेस नजर आएगी इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है, तो मेम्ब्रेन का हमारे पास एक ही मॉडल है और वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से बनकर बनी होगी। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो उसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे, क्योंकि उसका हमने देखा था कि वो बिल्कुल कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इस क्योंकि वो कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देयर आर न्यूमरस पोर्स इन न्यूक्लियर एनवेलप, और इन पोर्स को हम लोग न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। आर कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, और इनके अंदर भी प्रोटीन्स होती है, जैसे हमने पहली दो चीज़ों में देखा था, उनको हमने पोरिन कहा था, इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया न्यूक्लियोपोरिन का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में ये आपको अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ बेसिकली क्रोमेटिन नज़र आ रहा है आप लोगों को अंदर थ्रेड लाइक, और ये आपको न्यूक्लियोपोरिन नज़र आ गए हैं। ये आपको साथ कनेक्टेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है। ये आपको उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम, वैसे न्यूक्लियर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम, ठीक है, नज़र आ रहे हैं। और ये बीच की जो चीज़ है ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये इसके अंदर मौजूद होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पोर बोथ मेम्ब्रेन्स आर इंटरकनेक्टेड दीज पोर्स, ठीक है। जब न्यूक्लियर पोर यहाँ पर जो है तो इधर से दोनों मेम्ब्रेन जो है उनका कनेक्शन है। तो दिस एक्सचेंज these pores regulate nucleocytoplasmic exchange, ठीक है।
मतलब कि न्यूक्लियस में आना जाना जो है वो इन पोर्स से ही होगा। इसके अलावा दिस एक्सचेंज इंक्लूड्स आरएनए जो एक्सचेंज होंगे, राइबोसोमल प्रोटीन एक्सचेंज होंगे, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएंगे और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है। Although smaller molecules simply diffuse through the pores, large molecules can be recognized by specific signals, and they can be diffused with the help of nucleopore into and out of the cell, ठीक है। इसके अलावा जो एक साइंटिफिक बिट में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, सी ट्यूब सेल्स जो प्लांट्स में होते हैं और रेड ब्लड सेल्स एनिमल में होते हैं, इनके अलावा हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बस ये एक्सेप्शन ऐसी हैं कि जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियर, उनको हम लोग बाई न्यूक्लिएट, डाइकैरियोटिक या मल्टी न्यूक्लिएट वगैरह कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल्स में ये चीज़ें नहीं होती न्यूक्लियस, वो ये दो सेल्स की उन्होंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी आपको, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय mixture of proteins and enzymes, DNA and RNA polymerase, free nucleotide and some metal ions. For synthesis of DNA and RNA, it contains histone, non-histone proteins, so the nucleoplasm is slightly different from cytoplasm, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है। इसके अलावा इसमें भी प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फ्री न्यूक्लियोटाइड, मेटल आयंस वगैरह इसके अंदर डिस्पर्स होंगे। इसके अंदर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं और इसी वजह से ये साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन बनाने वाली प्रोटीन मौजूद है। उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के भी एक सेंटर का पार्ट है न्यूक्लियोलस। ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। सेल में हैव वन और मोर न्यूक्लियोलसिस, जिसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। न्यूक्लियोलस अपीयर्स ड्यूरिंग इंटरफेज एंड डिसअपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का वक्त याद रखें कि न्यूक्लियोलस इंटरफेज के दौरान तो होता है लेकिन सेल डिवीजन के दौरान नहीं होता है। सेल डिवीजन के दौरान जो है ये गायब हुआ पड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियोलस के अंदर पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया, जिसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स उस एरिया को ग्रैनुलर बना रहे होंगे, वो है, ठीक है। यानी कि अगेन साइड वाला एरिया, पेरिफेरल एरिया जो है वो ग्रैनुलर है और सेंट्रल एरिया फिब्रिलर है, कि मतलब सेंटर में आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए, और साइड पर जो है ये राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। Therefore, nucleolus is involved in construction of ribosomes. तो बेसिक साइट ऑफ राइबोसोम कंस्ट्रक्शन जो है उसको हम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोलस को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। क्रोमेटिन जो है वो एक नेटवर्क है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना देते हैं, जो कि थिक इतने होते हैं कि उनको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स। एक टिपिकल क्रोमोसोम्स में इस तरह से दो स्ट्रैंड्स होते हैं क्रोमेटिन से मिले हुए, जो क्रोमेटिन कंडेंस हुई हुई होती है, which are attached to each other at a point called centromere, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर का जो पॉइंट है इस पे ये दोनों कनेक्टेड हैं। सेंट्रोमेयर लाइज विद इन थिनर सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये थिन सेगमेंट जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उधर ये लाए करेंगे, और फिर ये एंड पे जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी एक आती है और इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर की जगह भी बोला जाता है। अच्छा, खैर अभी हम लोग देखते हैं कि सेंट्रोमेयर कंस्ट्रक्शन फंक्शनली रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो इस तरह से एनाफेज के दौरान जब क्रोमेटिड्स इस तरह से पुल होते हैं दोनों साइड्स पे, तो ये सेंट्रोमेयर वाली जगह से ही पुल हो रहे होते हैं। ईच सेंट्रोमेयर हैज टू प्लेट्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, अब ये सेंट्रोमेयर की लोकेशन पे ही कुछ प्रोटीन्स लोकेटेड हैं जिनको काइनेटोकोर्स कहा जाता है। दे आर ओरिएंटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी उसके ऑपोजिट साइड पे हमारा काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा,
ठीक है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा और ये साइट बनाएगा अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर द जब अटैचमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे और ये साइट ऑफ अटैचमेंट वही, तो ये ऑपोजिट होंगे कंस्ट्रक्शन के। कुछ क्रोमोसोम्स जो हैं अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन, एक और पॉइंट ऑफ यूनियन भी बनाते हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं। इट गिव्स राइज टू न्यूक्लियोलाइट ड्यूरिंग इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस में न्यूक्लियोलाइट का, जब हमने अभी पीछे थोड़ा पढ़ा था कि न्यूक्लियोलाइट जो है वो इंटरफेस के दौरान हमें नजर आता है और सेल डिवीजन में बेसिकली डिसअपियर हुआ होता है। एट लीस्ट वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स possesses न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, बिसाइड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन द एंड बिकम्स अ नॉब, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो एंड इस तरह नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है और इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं और इसके अंदर जो है डीएनए भी यूजलेस होता है, इस वजह से उसका हम लोग जंक डीएनए बोलते हैं। जिस तरह जंक फूड यूजलेस होता है इस तरह जंक डीएनए भी यूजलेस होता है। टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोमरेज। बिल्कुल टर्मिनल एंड जो होंगे उनको हम लोग टीलोमरेज टीलोमर्स, ठीक है सॉरी टीलोमर्स बोलेंगे, जो कि प्रिवेंट करेंगे क्रोमोसोम्स को कि ये एंड में अटैचमेंट ना शो करें, क्योंकि हम लोगों ने बस उसको सेंटर में अटैच करवाना। अच्छा, इसके बाद जो है क्रोमोसोम्स आर स्टेन्ड विद स्टेन, जिनसे क्रोमोसोम स्टेन किए जाते हैं वो एसिटोसिन और एसिटोकार्मीन है। ठीक है, और सम पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स टेक लेस स्टेन और लाइट इन कलर होते हैं, उनको यूक्रोमेटिन बोलते हैं, और जो पार्ट्स जो है वो ज़्यादा स्टेन लेते हैं और डार्क इन कलर होते हैं उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर साइज एंड शेप। ठीक है, अगर हम एक एक क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम उनकी साइज और शेप से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ जी, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस क्या होता है उसको अब हम देखते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आर्किया बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता। इसका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, एटीएस, राइबोसोम्स, फ्लैजेला, सीलिया, ये सब जो है ये सारे स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सब मिसिंग होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो ये थोड़ी सी उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे की हुई है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब हमारा सेल का चैप्टर ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।